हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा लेसन हिमालय की बेटियां पूरा पढ़ लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को माँ मानने की परंपरा यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो नागार्जुन नदियों को माता मानने के साथ साथ उन्हें बेटियों, प्रेमिकाओं और बहनों के रूप में भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड में है, फर्स्ट हो गया अपना कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है कि हम नदियों को माता मानते हैं, लेकिन नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं और किन किन रूपों में देखते हैं। तो नागार्जुन नदियों को माता के साथ साथ बेटी भी मानते हैं, प्रेमिका भी मानते हैं और बहन के रूप में भी देखते हैं। फिर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाले दो महान नद हैं। इनका नाम सुनते ही रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि नदियों का स्मरण हो आना स्वाभाविक है। लेखक ने इन दोनों को हिमालय के हृदय से निकली करुणा की धाराएं कहा है। दोनों ही हिमालय की बेटियां बताते हुए लेखक ने समुद्र को इनका सौभाग्यशाली पति माना है। ये इनकी विशेषताएं हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र की। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। आया था कल, हमने पढ़ा था तब काका कालेलकर नदियों को लोक माता कहते हैं, लेकिन क्यों कहा है ये हम देखेंगे। तो काका कालेलकर ने नदियों के प्रति श्रद्धा की भावना थी। काका कालेलकर की नदियों के प्रति श्रद्धा भावना थी। नदियाँ अपने जल से इस देश की प्रजा का माता के समान ही स्नेह से पालन करती आ रही है। कैसे पालन करती आ रही है? यानी अपने पानी से। उनको पीने के लिए भी लोगों को पानी चाहिए, खेतों में सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए। तो ऐसे ही ये नदियाँ देश की प्रजा को पानी दे करके माता की तरह उनका पालन करती आ रही हैं। प्यास बुझाने के साथ ही ये खेतों की सिंचाई करके जनता को अन्नदान भी करती हैं। अन्य अनेक रूपों में भी नदियाँ हमारे जीवन को सुखी बनाती हैं। अतः कालेलकर का उन्हें माता बताना सर्वथा उचित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों की सबसे अधिक प्रशंसा की है। तभी ये नदियों के ऊपर उन्होंने पाठ भी लिखा है। तो नदियों की सबसे अधिक प्रशंसा की है। इनमें भी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का विशेष उल्लेख किया है। इसके साथ साथ उसने हिमालय को एक दयालु पिता और पर्वतराज कहकर तथा समुद्र को हिमालय की बेटियों का सौभाग्यशाली पति बताकर प्रशंसा भी की है। तो लेखक ने हिमालय की यात्रा में इन चीज़ों की प्रशंसा की है। फिर है लेख से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 छोड़ दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो विगत 73 वर्षों में नदियों के स्वरूप में अनेक बदलाव। अब तो 74 साल हो गए हैं, क्योंकि अभी अभी हमने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, 74वां। और जब ये लिखा गया तब 73 वर्ष हुए होंगे। तो विगत 74 वर्षों में नदियों के स्वरूप में अनेक बदलाव आए हैं। उस समय प्राय सभी नदियों का जल स्वच्छ और पीने योग्य था। पहले क्या है, इतनी भीड़ नहीं थी, इतनी जनसंख्या नहीं थी, तो पानी गंदा नहीं होता था। तो उस समय नदियों का पानी साफ और पीने योग्य था। कालांतर में अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। यानी धीरे धीरे समय परिवर्तन के बाद में इन नदियों का जल है वो प्रदूषित हो गया है। नगरों की गंदगी, कारखानों के हानिकारक तत्वों ने नदियों के जल में मिलते रहने से नदियाँ गंदा नाला सी बन गई हैं। यानी नदियों का पानी गंदा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने
हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? तो भारतीय पुराण एवं ग्रंथों में हिमालय को देवभूमि तथा देवताओं का निवास स्थल माना गया है, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। फिर आगे देखिए, अनुमान और कल्पना। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें, अपना सुझाव दें। इसको आप छोड़ देना। फिर सेकंड देखिए, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और 20 पंक्तियाँ लिखिए। तो नदियों से होने वाले लाभ ये आप लिख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है कि नदियों से हमें क्या क्या लाभ है। नदियाँ प्रकृति का अभिन्न अंग हैं। रेगिस्तानों को छोड़कर विश्व का शायद ही कोई ऐसा भाग होगा जिसमें नदी ना हो, केवल रेगिस्तान में ही नहीं है। नदियाँ प्राय पर्वतों से या विशालकाय झील आदि जलाशयों से निकलती हैं। अनेक प्रदेशों से बहती हुई ये अंत में किसी अन्य नदी या समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। बहते हुए आगे कोई बड़ी नदी या समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। नदियों से मनुष्य को अनेक लाभ हैं। पर्वतों में ये तीव्र प्रभाव के कारण जल विद्युत बनाने, चक्कियाँ चलाने में सहायता करती हैं। पर्वतों से नीचे तराई प्रदेश में जंगलों को घना और हरा भरा बनाती हैं, यानी इनके पानी से जंगलों को पानी मिलता है जिससे वो हरे भरे रहते हैं। मैदान में आने पर इनकी गति मंद और गहराई बढ़ जाती है। इनसे पशु पक्षी मनुष्य सभी को प्यास बुझाने के लिए जल मिलता है। अब ये जहाँ भी बहती हैं तो पशु पक्षी बैठकर इनका पानी पी सकते हैं, पशु भी घूमते हुए इनका पानी पी सकते हैं, तो सभी की प्यास बुझाते हैं। नदियों से नहरें निकालकर खेतों में सिंचाई की जाती है। अनेक उद्योगों में नदियों का जल काम में आता है। नदी के समीप होने से नगरों और गांवों में भूमि के अंदर जल का स्तर ठीक बना रहता है। हमारे देश में नदी किनारे बसे नगरों का महत्व प्राचीन समय से ही अत्यधिक रहा है। यानी जो नदी के समीप नगर और गांव बसे हैं उनको पानी मिलता रहता है, उनमें सिंचाई भी होती रहती है। हमारे अनेक तीर्थ स्थल नदियों के तट पर ही स्थित हैं। हमारे देश में कई नदियां ऐसी हैं जिनके द्वारा व्यापार होता है। नावों और छोटे जलयानों द्वारा यात्रियों और माल का आवागमन होता है। इस प्रकार नदियों के अनेक लाभ हैं। आगे है भाषा की बात, यानी इसमें अपने हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण देखिए, सभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी मौसी मामी की गोद की तरह ही उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। यानी क्या कह रहा है कि लेखक बात कहते हुए अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक, यानी तुलना की है कि नदियाँ कैसी लग रही हैं, सभ्रांत महिला सी, और उसकी नदियों की धाराओं में डुबकियाँ लगाना कैसा लगता है, दादी माँ और मौसी की जैसे गोद में हों। तो ऐसे ही पाठ में आए 5 तुलनात्मक प्रयोग, यानी आपस में तुलना वाले प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए। तो आप इतना क्वेश्चन मत लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसे ही तुलना से अधिक अर्थ स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। तो ऐसे ही उदाहरण आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला है, लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण जैसी चोंच खोल मुझे दादी माँ साभ्रष्ट देवी सी लगी। टहनी टहनी में कंदूक सम झूले कदम, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को। यानी इनमें भी आपस में तुलना की गई है, तुलना करके अर्थ को स्पष्ट किया गया है। अब है आगे है निर्जीव। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी इसमें लेखक क्या कर रहे हैं, मानव संबंधी निर्जीव वस्तु है उसको मानव संबंधी संज्ञा दी है। जैसे हिमालय का कोई कंधा थोड़ी होता है, हिमालय तो निर्जीव वस्तु है, उसको क्या किया है,
मानव संबंधी नाम दिए हैं जिससे वे भी सजीव लगने लग जाती हैं। इस बार क्या हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी, यानी हिमालय निर्जीव वस्तु है, उसको मानव संबंधी नाम देने से वो जीवित हो उठी। ऐसे लग रहा है वास्तव में हिमालय कोई जीवित व्यक्ति है जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है। तो हिमालय के कंधे पर चढ़ा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ में इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। और उदाहरण अपने को ढूंढना है तो इसमें पहला है इनका उछलना कूदना। अब नदियाँ क्या है, निर्जीव है, तो इनका उछलना कूदना। वैसे तो कौन बच्चे उछलते कूदते हैं, खिलखिलाते हैं, और इनकी तुलना में जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी सजीव वस्तुओं की उपमा दी है। उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसना। कहाँ ये भागी जा रही हैं, नदियाँ भागती थोड़ी हैं, वो तो बहती हैं, तो कहाँ ये भागी जा रही हैं, तो इनको भी मानव संबंधी नाम दिया गया। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में। तो ये सभी क्या हैं, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम दिए गए हैं। तो ये उदाहरण आप लिखेंगे। फिर है पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचित हो चुके हैं। आपने विशेषण और उसके भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। विशेषण किसे कहते हैं एक बार सुन लीजिए आप। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ अपने को लेखक क्या कह रहा है कि विशेषण और विशेष्य। विशेषण तो वो शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, और विशेष्य उसे कहते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। जैसे काला घोड़ा, तो यहाँ काला तो विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है, क्योंकि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ अपने को क्या करना है, मिलान करना है कि सभ्रांत, सभ्रांत महिला, महिला की विशेषता क्या है, वो सभ्रांत है। फिर है चंचल नदियाँ, नदियों की विशेषता वह चंचल है। समतल आंगन, घना जंगल, जंगल तो विशेष्य है, और जंगल की विशेषता क्या है कि वह घना है। तो यहाँ विशेषण तो घना हो गया और विशेष्य हो गया जंगल। मूसलाधार वर्षा, तो इनको हमने मिला दिया है। आगे क्वेश्चन देखिए। फोर, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। तो आपको द्वंद्व समास ऐसे समाज का टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे, अभी व्याकरण में पढ़ा नहीं है इसको, कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद, पहला पद और दूसरा पद प्रधान होते हैं और बीच में से और का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी, बीच में डैश लग गया और जब इसका विग्रह करते हैं तो राजा और रानी। तो पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है, तो इन्हें हमने वर्णमाला क्रम में लिखना है, यानी जैसे अपने डिक्शनरी में शब्दकोश में आता है वैसे इनको लिखना है। जैसे गंगा यमुना, गंगा और यमुना, दुबली पतली, दुबली और पतली, माँ बाप, माँ और बाप। अब है नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। यानी नदी, नदी का अर्थ है नदी है, और इसको उल्टा किया तो क्या बन गया, दीन, दीन का भी अर्थ होता है गरीब। तो ऐसे ही अपने को 5 शब्द लिखने हैं जिनको उल्टा करने पर भी उनका सार्थक अर्थ निकले। तो जैसे धारा और राधा, दोनों का अर्थ है धारा यानी नदी की धारा और राधा नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें व्यक्तियों के नाम आए हैं। दूसरा है रस और सर, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कपट, टपक, कपट व्यवहार करना, अचानक से टपकना तो टपक, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। सदा और दास, सदा जो सदैव हमेशा हो, दास किसी का दास, नौकर होना या गुलाम होना, दोनों के अर्थ हैं, ये जातिवाचक संज्ञा है इनमें। फिर है नाच और चना, नाचना और चना, चना होता ही है, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये दोनों अर्थ उल्टा करने पर भी इनके अर्थ निकल रहे हैं, ऐसा अर्थ का अर्थ निकल रहा है।
तो ये अपने को 5 लिखने थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का दूसरा नाम है वेत्रवती। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों को के अन्य रूप लिखिए। तो अन्य रूप में क्या है? जैसे सतलुज, सतलुज का अन्य नाम क्या है? सतद्रुम। रोपड़, रोपड़ का क्या हो जाएगा? रूपपुर। फिर है झेलम, झेलम का है वितस्ता। चिनाव का विपाशा। अजमेर का अजयमेरू। बनारस का वाराणसी। तो इनके ये अन्य नाम हो गए। इनके सामने आप सही करके इनको लिख लेना। आगे है, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है। शायद ही ये बात आ सके यानी न हो सकता है न हो उनके ख्याल में, तो नकारात्मक अर्थ दे रहा है। इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद ये बात न आ सके। यानी ही का अर्थ क्या है? न है या नकारात्मक अर्थ दे रहा है ही न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्न वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे महात्मा गांधी की कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों में समान 3 उदाहरण सोचिए और उनका विश्लेषण कीजिए। आगे इनको देखना चाहिए। यानी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका ऐसे पता चल रहा है कि नकारात्मक न होते हुए क्वेश्चन मार्क नहीं लगता उनके आगे। तो देखिए, प्रथम प्रकार के वाक्य, वह शायद ही मेरी मजबूरी को समझ सके। अब ये क्वेश्चनवाचक प्रश्नवाचक नहीं लग रहा है अपने को, लेकिन इसमें भाव क्या है? नकारात्मक है इसका भाव कि वह शायद ही मेरी मजबूरी को समझ के, यानी नहीं समझ सकता। वो शायद आ गया और ही कि वो शायद ही समझ सके, यानी वो नहीं समझ सकता। फिर इसका अन्य रूप यानी दूसरे रूप में भी इस वाक्य को कैसे लिख सकते हैं? वह शायद मेरी मजबूरी को न समझ सके। यानी दोनों रूप में अपने लिख सकते हैं, दोनों में नकारात्मक भाव है इसका। फिर है, उसका घर लौटकर आना शायद ही संभव है, यानी वो शायद नहीं आ सकता। तो उसका घर लौटकर आना शायद संभव नहीं है। वह शायद ही अपना अपराध स्वीकार करेगा। वह शायद अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा। दूसरे प्रकार के वाक्य और देख लीजिए। किसे नहीं पता कि वह एक कुशल गायक है। यानी किसे आ गया तो आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। ऊपर वालों में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, लेकिन नकारात्मक अर्थ दे रहे हैं वो। सभी को पता है कि वह एक कुशल गायक है। यानी एक तो दोनों का अर्थ एक ही है। किसी को नहीं पता, किसे नहीं पता कि वह एक कुशल गायक, यानी सभी को ही पता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सभी को पता है कि वह एक कुशल गायक है। कौन नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापक है। यानी कौन नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापक है। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि सभी मानते हैं, सभी मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। भारतीयों की प्रतिभा का लोहा कौन नहीं मानता? कौन नहीं मानता यानी सभी मानते हैं। भारतीयों की प्रतिभा का लोहा सभी मानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने बोला था आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, उसमें है जैसे फर्स्ट है नदियों वाला, नदियों को मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, ये वाला। फिर सेकंड भी करना है और थर्ड भी करना है और फोर्थ, यानी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर जहाँ लिखा है वो शुरू के 4 आपको करने हैं। फिर दूसरा है लेख से आगे। तो लेख से के आगे में आपको 3rd नंबर क्वेश्चन है उसको करना है कि अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। लेख से आगे का 3rd नंबर क्वेश्चन आपको करना है। 3rd और 6th करना है लेख से आगे का। फिर अनुमान और कल्पना में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, नदियों से होने वाले लाभ। ठीक है। फिर है भाषा की बात में आपको फर्स्ट करना है और सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है। फिर है फोर्थ भी करना है। छोटे छोटे हैं ये, आप बुक में से देखकर कर लेना, इसमें आपको टाइम भी लगेगा और लगातार आप देख भी नहीं पाएंगे। तो बुक में दिया हुआ है तभी आपको बुक से करवा रहे हैं। फिर फिफ्थ है, फिफ्थ भी आपको करना है और 7 तक आपको करना है। जैसे 7 का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन मत लिखना, आप केवल यही कर देना
इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो इतना क्वेश्चन लिख करके आप नीचे वाले लिख देना। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने कितने क्वेश्चन बताए हैं। जितने बताए हैं आपको उतना ही करना है। तो आज अपना ये चैप्टर है वो पूरा हो गया है। आप पूरा होने के बाद में चेक भी करवाएंगे। थैंक यू।